आज के क्लास में सभी का वेलकम। मैं आज आप लोगों को सीबीएसई एग्ज़ाम का 2025 एग्ज़ाम का मार्किंग स्कीम में आप लोगों को देने जा रहा हूँ। ये मार्किंग स्कीम देखने के बाद आप लोगों को पता चलेगा कि सीबीएसई फाइनल एग्ज़ाम में आंसर कैसे लिखे जाते हैं। ये जो मार्किंग स्कीम है सीबीएसई के द्वारा इशू किया गया मार्किंग स्कीम है। मैं सबसे पहले आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाता हूँ सेट 2 का। आप लोग पहले, अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर नहीं है तो वीडियो को पॉज करके आप लोग स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए क्वेश्चन पेपर का, फिर मैं उसके बाद उसका मार्किंग स्कीम मैं आप लोगों को दे दूंगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। ये स्टेटमेंट क्वेश्चन है। देखिए स्टेटमेंट दिया हुआ, स्टेटमेंट 1 इज दैट द प्राइस ऑफ ए गिवन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर इज नोन एज बैंक रेट। ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता क्योंकि बैंक रेट अलग कंसेप्ट है और ये जो प्राइस ऑफ ए गिवन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर ये अलग कंसेप्ट है। दैट मीन्स ये जो स्टेटमेंट 1 है ये गलत है। फिर स्टेटमेंट 2 देखिए, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व। यस, डिमांड कर्व फॉर फॉरेन एक्सचेंज इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये स्टेटमेंट सही है। तो इसका मतलब है कि हम लोग का जो सही आंसर क्या होगा कि ये जो पहला स्टेटमेंट है ये गलत है और दूसरा स्टेटमेंट क्या है वो सही है। दैट इज ऑप्शन बी ही सही ऑप्शन है। ऑप्शन बी, इधर देखिए सही ऑप्शन। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखिए, सपोज इन एन इकोनॉमी प्लान स्पेंडिंग आर ग्रेटर देन प्लान आउटपुट। इसका मतलब है कि प्लान स्पेंडिंग ग्रेटर मतलब एग्रीगेट डिमांड इज ग्रेटर देन एग्रीगेट सप्लाई। आउटपुट मीन्स एग्रीगेट सप्लाई। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑप्शन विद रिस्पेक्ट टू इफेक्ट्स ऑन द इकोनॉमी। तो अगर एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा तो इसके इफेक्ट इकोनॉमी में क्या होगा। इसलिए क्या है ऑप्शन दिया हुआ है, डिक्रीज इन प्लान इन्वेंटरीज in the economy, rise in national income, decrease in real output level in the economy and decrease in employment level in the economy। इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन 1 एंड 2। दैट मीन्स क्या होगा, क्योंकि हम लोग का प्लान इन्वेंटरी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से ज़्यादा होगा तो क्या होगा, प्लान इन्वेंटरी क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज होगा। फिर और क्योंकि डिमांड ज़्यादा होगा तो क्या हम लोग का जो नेशनल इनकम है वो भी इंक्रीज होगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी सही है, 1 एंड 2। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सोर्स ऑफ डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज का जो सोर्स है, यहाँ में जितने भी ऑप्शन है वो ऑप्शन में से कौन सा सोर्स नहीं है। पहला ऑप्शन है इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज गिफ्ट्स बाय इंडियंस टू देयर फैमिलीज लिविंग अब्रॉड, इंडियन टूरिस्ट विजिटिंग फॉरेन कंट्रीज, लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। क्योंकि ये जो लोन है ये क्या है, ये डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज नहीं है। सो ये ऑप्शन क्या है, ऑप्शन डी है। फिर उसके बाद ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है देखिए, यूजिंग द गिवन इन्फॉर्मेशन कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। ये इन्फॉर्मेशन यूज करके टेबल को हमको कंप्लीट करना है। यहाँ में क्या दिया है, पहले तो इनकम है, तो इनकम 0 है, इसका मतलब क्या होगा, ये सेविंग क्या होगा, कंजम्पशन कितना होगा। ये ऑब्वियसली यहाँ में इनकम 0 है लेकिन इसमें इनकम 0 है लेकिन कंजम्पशन कितना दिया है, 30 है। 0 इनकम में कंजम्पशन 30 है, इसका मतलब है कि वो 30 रुपीज़ का जो कंजम्पशन हम लोग कर रहे हैं वो 30 रुपीज़ हम लोगों को मिलेगा कहाँ से, ऑब्वियसली वो हम लोगों को क्या करना, बोरो करना होगा। इसका मतलब है कि हम लोगों का सेविंग क्या होगा, निगेटिव होगा। दैट मीन्स ये कितना होगा, -30 होगा। फिर उसके बाद जो यहाँ में फिर 100 जैसी इनकम हो जाता है, सेविंग 0 है तो सेविंग अगर
सेविंग जीरो कब होता है, इनकम जब पॉजिटिव होता है, जब कंजम्पशन और इनकम बराबर होता है। दैट मीन्स यहाँ में अगर कंजम्पशन 100 है, इसका मतलब क्या है, कंजम्पशन भी कितना होगा, 100 होगा। दैट मीन्स सही ऑप्शन क्या होगा, ये जो ऑप्शन डी, दैट इज -30 एंड 100। बी नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ टोटल क्रेडिट क्रिएटेड बाय द बैंक्स is ₹500 and reserve ratio is 20%, the value of primary deposit would be। जो प्राइमरी डिपॉजिट या तो इनिशियल डिपॉजिट का वैल्यू कितना होगा। इसमें क्या दिया है, क्रेडिट क्रिएटेड दिया है, ये फाइनल इंक्रीज इन मनी दिया है 500 और इसका जो रिजर्व रेशियो कितना है 20%। अगर रिजर्व रेशियो 20% है, इसका मतलब क्या होगा, इसका जो मनी मल्टीप्लायर होगा, मनी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, 100 बाय रिजर्व रेशियो। इसका मतलब है कि अगर 20 है, ये जो 100, इसमें क्या है, इसमें 100 बाय रिजर्व रेशियो, तो रिजर्व रेशियो कितना है, इसमें 20 है, तो मनी मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना होगा, दैट इज 5। अभी फाइनल इंक्रीज इन मनी, जो फाइनल इंक्रीज इन मनी का फार्मूला क्या होता है, इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर होता है। फिर इसमें फाइनल इंक्रीज इन मनी कितना दिया है, 500 दिया है, फिर इनिशियल डिपॉजिट यही कैलकुलेशन करना है, मनी मल्टीप्लायर कितना है 5 है। दैट मीन्स क्या है, 500 डिवाइडेड बाय 5 कितना होगा, 100। दैट मीन्स क्या, इनिशियल डिपॉजिट कितना होना चाहिए, 100। तो 100 सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन सी, ये सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट्रल बैंक कैन डिक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी बाय। अभी यहाँ में ऑप्शन 4 ऑप्शन से, ये 4 ऑप्शन में से कौन सा टूल्स यूज करके सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को डिक्रीज कर सकता है इकोनॉमी में। तो देखते हैं, मनी सप्लाई डिक्रीज करना, लोअरिंग कैश रिजर्व। अगर कैश रिजर्व अगर या तो कैश रिजर्व रेशियो अगर कम करा देता है, इसका मतलब है कि कम पैसा इन द फॉर्म ऑफ कैश रखना होगा और ज़्यादा पैसा लोन में जाएगा, इससे क्या हो जाएगा, मनी सप्लाई इंक्रीज हो जाएगा। फिर नेक्स्ट है इंक्रीजिंग बैंक रेट। हाँ, अगर बैंक रेट इंक्रीज होता है तो इससे क्या हो जाएगा, मार्केट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वो इंक्रीज हो जाएगा, तो जिससे क्या होंगे, जो जनरल पब्लिक बैंकों से कम लोन लेंगे, जिससे क्या हो जाएगा, इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाएगी। इसका मतलब है कि सही ऑप्शन कौन सा होना चाहिए, ऑप्शन बी। हाँ, ये है ऑप्शन बी ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, असर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। देखिए कैसे इसका आंसर को फाइंड आउट किया जाए। इसमें असर्शन दिया है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में लीड टू राइज इन नेशनल इनकम ऑफ द नेशन। यस, ये जो असर्शन है ये सही है। अगर हम लोग का करेंसी का डिवैल्यूएशन होता है तो हम लोग का जो एक्सपोर्ट या तो डोमेस्टिक गुड्स फॉरेन कंट्री में क्या हो जाता है, सस्ता हो जाता है, तो इससे क्या होगा, हम लोग एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अगर हम लोग का एक्सपोर्ट अगर इंक्रीज हो जाता है तो हम लोग का नेशनल इनकम इंक्रीज होगा। असर्शन बिल्कुल सही है। अभी इसका रीजन क्या दिया है, ये इसका रीजन क्या दिया है, डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी रेफर्स टू रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी बाय द गवर्नमेंट विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी अंडर द फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये रीजन का स्टेटमेंट तो सही है, बट जो असर्शन दिया हुआ है, मतलब अभी जो नेशनल इनकम इंक्रीज होता है डिवैल्यूएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी के कारण, लेकिन उसका जो रीजन ये नहीं है, लेकिन एज एन स्टेटमेंट ये सही है, बट रीजन का हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो ये गलत है। तो इसका हिसाब से क्या होना चाहिए, असर्शन, बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। तो इसका सही ऑप्शन क्या होना चाहिए, ऑप्शन बी ये है। फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, इधर देखिए, इफ एन अपवर्ड स्लोपिंग स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन फंक्शन मेक्स एन इंटरसेप्ट एट द y-axis at a positive coordinate, it implies that marginal propensity to consume, यहाँ में डैश दिया हुआ है, एंड एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें भी ब्लैंक दिया हुआ है, एज नेशनल इनकम इंक्रीजेस। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, इसको समझते हैं कि इसको हम लोग समझे कैसे। अभी देखते हैं ये क्वेश्चन का अकॉर्डिंग क्या बोला है कि ये जो हम लोग का कंजम्पशन कर्व है, इस तरीके से ये होता है हम लोग का कंजम्पशन कर्व। ये सीक्वेंस कंजम्पशन कर्व होता है कि ये जब ये स्ट्रेट लाइन कंजम्पशन कर्व होता है, स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है, एमपीसी कांस्टेंट रहेगा। एमपीसी क्या रहेगा, कांस्टेंट। अगर कंजम्पशन कर्व अगर स्ट्रेट नहीं है, अप डाउन है, इसका मतलब है कि एमपीसी कांस्टेंट नहीं है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो एमपीसी बिल्कुल कांस्टेंट है। फिर उसके बाद इसका मतलब है कि स्ट्रेट लाइन जब ये कंजम्पशन फंक्शन जब स्ट्रेट लाइन होता है तो एमपीसी क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। फिर एफईसी क्या हुआ, एफईसी और इनकम का जो रिलेशन है
वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो जैसे ही इनकम इंक्रीज होता है एफईसी का वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो इसमें बोला गया है कि एज इनकम इंक्रीजेस, इसका मतलब है कि जैसे ही इनकम इंक्रीज होगा ये जो एफईसी का वैल्यू क्या होगा, डिक्रीज होगा। इसका मतलब है कि सही ऑप्शन क्या होगा, एमपीसी कांस्टेंट होगा और एफईसी क्या होगा, फॉल्स, डिक्लाइन होगा। दैट मीन्स ऑप्शन सी ही सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या दिया है, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम ऑफ इंडिया। हम लोग इंडिया का नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के लिए कौन सा आइटम को इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्या दिया है, सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग एट द रशियन एम्बेसी इन इंडिया, ये पहला ऑप्शन है। देन इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग, पेमेंट्स टू फार्म वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, इंटरेस्ट पेड वाया फर्म टू ए बैंक। क्योंकि ये जो पहला ऑप्शन है सैलरी टू इंडियन रेसिडेंट्स वर्किंग एट रशियन एम्बेसी, ये तो हम लोग का रेसिडेंट का इनकम हो गया। नो डाउट हम लोग को रशियन एम्बेसी से मिल रहा है, बट ये जो इनकम है वो हम लोग का रेसिडेंट का इनकम है। रेसिडेंट का इनकम नेशनल इनकम में इंक्लूड किया जाता है। फिर इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग, अभी ये क्या है, ये स्मगलिंग या तो जो भी जैसे विंडफॉल गेन हो गया, जैसे लॉटरी, जैसे ट्रांसफ़र पेमेंट्स है, गिफ्ट्स वगैरह, तो ये सब हम लोग नेशनल इनकम में ऐड नहीं करते हैं क्योंकि इसके या करेस्पॉन्डिंग टू दिस इनकम देयर इज़ नो एनी फ्लो ऑफ गुड एंड सर्विस। यही रीजन के कारण क्या होता है, हम लोग ये जो इनकम उससे जनरेट होता है वो इनकम को हम लोग नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। तो दैट मीन्स सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी, इनकम जनरेटेड फ्रॉम स्मगलिंग। और जो पेमेंट टू फार्म वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ फूड ग्रेन्स, फूड ग्रेन्स का तो मार्केट वैल्यू है तो उसका भी वैल्यू को ऐड किया जाए। देन इंटरेस्ट पेड बाय फर्म टू ए बैंक, जो इंटरेस्ट क्या है, ये एक पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सरप्लस है, ये फैक्टर इनकम है, इसलिए इसको भी ऐड किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5 द रिलेवेंट सेविंग फंक्शन वुड बी। अगर मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर 5 होता है तो उसका रिलेवेंट जो सेविंग फंक्शन क्या होगा, मल्टीप्लायर का वैल्यू अगर 5 होता है तो। ये क्वेश्चन के लिए अगर सही ऑप्शन हमको फाइंड आउट करना है तो हमें सबसे पहले एमपीएस का वैल्यू कैलकुलेशन करना है। अभी हमें मालूम है कि क्या ये के इक्वल क्या होता है, के इक्वल 1/MPS होता है। अभी के का वैल्यू तो दिया है, इसमें 5 है, के का वैल्यू क्या है, 5 है, देन 1/MPS। तो इसका मतलब है कि 5 MPS इक्वल कितना होगा, 1, दैट इज MPS इक्वल 1/5। तो 1/5 मीन्स क्या हुआ, ये 0.20, दैट मीन्स MPS का वैल्यू कितना है, 0.20। अभी इसमें कहा हमें दिया 0.20, ये जो ऑप्शन सी दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन सी, ये है सही ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है, डिस्टिंग्विश बिटवीन बैलेंस पेमेंट एंड बैलेंस ऑफ थ्रेड। बैलेंस पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, और उसके बाद दिया है बैलेंस ऑफ थ्रेड। अभी देखते हैं ये दोनों का बीच में क्या डिफरेंस है। इसका आंसर देखिए, ये सीबीएसई का प्रोवाइडेड मार्किंग स्कीम है, ये मेरा साइड से कुछ भी नहीं दिया जा रहा है, ये बिल्कुल सीबीएसई का मार्किंग स्कीम है। अभी मार्किंग स्कीम का अकॉर्डिंग मैं आप लोगों को एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अभी देखिए इसका आंसर क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें लिखा हुआ है देखो, बैलेंस ऑफ पेमेंट is an accounting statement that provides a systematic record of all economic transactions between resident of a country and rest of the world over a given period of time. It includes transaction in goods, services and assets. अभी ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट वो सब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है जो विजिबल आइटम्स है और जो इनविजिबल आइटम्स है। विजिबल आइटम्स का भी रिकॉर्डिंग किया जाता है और इनविजिबल आइटम्स का भी रिकॉर्डिंग किया जाता है। फिर उसका अपोजिट में देखिए बैलेंस ऑफ trade क्या है, is the difference between the value of exports and value of imports of goods of a country over a given period of time. It includes transaction in goods only. यही difference है, balance of payment में goods and services दोनों होता है, but balance of trade में क्या होता है, transaction of goods only. यही goods का transaction का ही recording होता है, ये balance of trade में। Next question ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए देखते हैं। क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, कैलकुलेट डोमेस्टिक इनकम फ्रॉम द गिवन बिलो। ये क्वेश्चन में है एक आइटम जो बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, देखते हैं वो कौन सा आइटम है। क्या दिया इन्फॉर्मेशन, क्या दिया है, एक तो पहला दिया है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, यानी GNP मार्केट प्राइस दिया हुआ है। फिर उसके बाद कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सब्सिडीज, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, चेंज इन स्टॉक, अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ फिक्स एसेट। लेकिन ये जगह में ये देखिए, एक है अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ फिक्स एसेट और एक क्या दिया है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल। ये दोनों में डिफरेंस क्या है, ये दोनों में
ये जो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल क्या है, ये ओवरऑल डेप्रिसिएशन का वैल्यू है। कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल मींस क्या है, ये ओवरऑल डेप्रिसिएशन का वैल्यू है। और ये जो अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ फिक्स एसेट है, इट इज द पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन। अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ फिक्स एसेट मींस क्या होता है, ये एक्सीडेंटल डैमेज को बोला है, क्योंकि डेप्रिसिएशन 3 कारणों से होता है। एक तो क्या होता है, एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेशंस, एक तो नॉर्मल वेयर एंड टियर, और ये एक्सीडेंटल डैमेज। 3 कारणों से डेप्रिसिएशन होता है। दैट मींस ये जो अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ फिक्स एसेट है, जो एक्सीडेंटल डैमेज है, इट इज ए पार्ट ऑफ डेप्रिसिएशन, नॉट द होल वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। इसलिए अगर कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल अगर यहाँ में दिया है, इसका मतलब है कि हम लोग को अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑफ फिक्स एसेट को ऐड नहीं करना है। अभी कैलकुलेशन कैसे करना है देखिए, कौन सा एग्रीड दिया है, एंड ये एनडीफीएड फैक्टर कॉस्ट हम लोग को कैलकुलेशन करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, एनडीफीएड फैक्टर कॉस्ट को लिखेंगे, एनडीपीएड फैक्टर कॉस्ट। फिर उसके बाद कौन सा एग्रीड दिया हुआ है, जीएनपी एट मार्केट प्राइस इक्वल जीएनपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अभी हम लोग कन्वर्जन रूल का हेल्प से फॉर्मूला को क्रिएट करते हैं, ग्रॉस टू नेट माइनस डिप्रिसिएशन, फिर उसके बाद नेशनल टू डोमेस्टिक प्लस NFIA, फिर उसके बाद जो मार्केट प्राइस टू फैक्टर कॉस्ट माइनस NIT, ये है फॉर्मूला। फिर उसके बाद अभी हम लोग क्या करेंगे, जस्ट वैल्यू को फुट अप करेंगे। जीएनपी एंड मार्केट प्राइस का वैल्यू कितना है, 2500, फिर उसके बाद डिप्रिसिएशन का वैल्यू है 200, फिर उसके बाद जो NFI का वैल्यू कितना है, 50 है, प्लस 50, फिर NIT दिया है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, इनडायरेक्ट टैक्स GST दिया हुआ है 20, इनडायरेक्ट टैक्स, फिर सब्सिडीज का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये सब्सिडीज हो गया 50 माइनस 50। अभी हम ब्रैकेट को खोलते हैं, 2500 माइनस 200 प्लस 50 माइनस 20, उसके बाद प्लस 50। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, क्या होगा, अभी सॉल्व करने से सेम साइड को पहले प्लस करते हैं हम लोग। हमें 2500, हमें 50 प्लस 50 होगी, इसमें 100 दैट इज 2600, फिर माइनस 200 और माइनस 20 कितना होगा, माइनस 220। फिर अगर 2600 से अगर हम लोग माइनस करते हैं ये 220 को, इसका वैल्यू कितना होगा, 2280 लाख, जो यूनिट में दिया हुआ है। इस तरीके से कैलकुलेशन करना है। इसके बाद ये ऑप्शनल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 12 का जो ए और बी दोनों में से करना है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन क्या दिया है, डिफाइन नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड डिस्कस इट्स कंपोनेंट। इसका क्या क्या कंपोनेंट्स है, ये सब डिस्कस करना है। अभी इसका सबसे पहले इसका डेफिनेशन कैसा है, NFI का, नेट फैक्टर इनकम इज द डिफरेंस बिटवीन फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड फैक्टर इनकम पेड टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये सिंपल है, हम लोग आराम से कर लेंगे। फिर उसके बाद उसका कंपोनेंट क्या क्या देखते हैं। सबसे पहला कंपोनेंट क्या है, नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज है पहला कंपोनेंट। दूसरा कंपोनेंट क्या है, नेट इनकम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तीसरा जो कंपोनेंट है वो क्या है, नेट रिटर्न अर्निंग्स, ये है नेट रिटर्न अर्निंग्स। अभी ये जो नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या है, रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द कॉम्पेंसेशन अर्न्ड बाय नॉर्मल रेसिडेंट फ्रॉम अब्रॉड एंड कॉम्पेंसेशन पेड टू नॉन रेसिडेंट्स वर्किंग विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। ये होता है नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। फिर नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, रेफर्स टू डिफरेंस बिटवीन इनकम अर्न्ड बाय रेसिडेंट from rent, interest and profit and similar payment made to non-residents। फिर net return earnings क्या है, ये refers to difference between return earnings of resident companies overseas and foreign companies operating, ये क्या है, domestically। ये हो गया NFI का components। फिर ये NFI का component इन जनरल नहीं पूछ के भी कभी कभी कैसा करके पूछा जाता है, what are the components of net income from property and entrepreneurship। अगर ऐसा करके क्वेश्चन आता है तो इसका जो components क्या क्या, एक तो है rent, interest and प्रॉफिट, दैट इज नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप से जो उसका जो कंपोनेंट्स क्या है वो क्या है, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। याद रखिए, ये जो प्रॉपर्टी से हमें क्या क्या मिलता है, प्रॉपर्टी से मिलता है हमें रेंट मिलेगा ऑब्वियसली। फिर उसके बाद रेंट और इंटरेस्ट ये प्रॉपर्टी से मिल जाता है, क्योंकि रेंट, ये जो रेंट क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी से मिलता है, और इंटरेस्ट ये फिनेंशियल प्रॉपर्टी से मिलता है। फिर उसके बाद ये जो प्रॉफिट है वो एंटरप्रेन्योरशिप से हमें मिलता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 13, एन इकोनॉमी इज ऑपरेटिंग एट अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम। इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इनकम में ऑपरेट कर रहा है। फिर अभी क्वेश्चन क्या है, व्हाट डज दिस सिचुएशन इंडिकेट। तो ये सिचुएशन क्या इंडिकेट कर रहा है, डिस्कस एनी वन फिजिकल मेजर टू टैकल दिस सिचुएशन। कोई भी एक फिजिकल मेजर डिस्कस करना है जिससे कि ये सिचुएशन को टैकल किया जाए। अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ऑपरेट करने का मीनिंग क्या है, देखिए, द अफोर्सेड सिचुएशन इंडिकेट्स द प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, क्योंकि डेफिशिएंट डिमांड में ही इकोनॉमी अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम में ऑपरेट करता है। फिर अब ये सिचुएशन को टैकल करने के लिए, टू टैकल द सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड इन द इकोनॉमी, द गवर्नमेंट में डिक्रीज द
टैक्स रेट। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो गवर्नमेंट कोई भी एक फिजिकल मेजर लेते, फॉर एग्जाम्पल हम लोग टैक्स को ले लेते हैं, इधर लिखा हुआ है डिक्रीज। अभी डेफिशिएंट डिमांड को टैकल करना है तो हमें क्या करना होगा, टैक्स रेट को डिक्रीज करना होगा, विच में इंक्रीज द डिस्पोजेबल इनकम। इसका मतलब है कि लोगों का परचेजिंग पावर इंक्रीज होगा इन द हैंड्स ऑफ द जनरल पब्लिक। कॉन्सिक्वेंटली इट में लीड टू राइज इन एग्री डिमांड। लोगों के पास अगर पैसा ज़्यादा होता है तो क्या करेंगे, लोग ज़्यादा डिमांड करना शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, ओवरऑल इकोनॉमी में एग्री डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। देयर बाय ये जो डेफिशिएंट डिमांड का जो प्रॉब्लम है, ये जो सिचुएशन है, इसको सॉल्व किया जा सकता है। Elaborate using a hypothetical numerical example how a given initial increase in investment affects the level of final increase या तो फाइनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर दैट मीन्स मैकेनिज्म या वर्किंग मैकेनिज्म ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है, लेकिन डायरेक्ट नहीं दिया ये क्वेश्चन। अभी क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा फिरा के दिया हुआ है, लेकिन आपको समझ जाना चाहिए ये कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, ये इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का क्वेश्चन है। अभी देखते हैं इसको, इसका आंसर। अभी ये क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए में क्या यूज़ करना है, एक हाइपोथेटिकल न्यूमेरिकल एग्जांपल यूज़ करना है। अब देखते हैं न्यूमेरिकल एग्जांपल, सिंपल सा एक न्यूमेरिकल एग्जांपल कैसा करके दिया जा सकता है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ में एक एज्यूम करेंगे, सपोज ये इनिशियल इन्वेस्टमेंट इक्वल फॉर एग्जांपल 1000 करोड़ है। फिर इकोनॉमी में एमपीसी मान लीजिए कि कितना है, फॉर एग्जांपल 0.8 है एमपीसी, ये एज्यूम कर लेना है। फिर उसके बाद लिखना है द इंक्रीज इन इनकम इज इन द फॉलोइंग सीक्वेंस। इस तरीके से आपको लिख लेना है। फिर अभी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं। हम लोग इसमें लेंगे हम लोग राउंड, ऐसा करके राउंड लिखेंगे। फिर उसके बाद ये हो गया चेंज इन इन्वेस्टमेंट। अगर इन्वेस्टमेंट चेंज होता है तो क्या होगा, इनकम भी चेंज होगा। अगर इनकम चेंज होता है तो हम लोग का कंजम्पशन भी चेंज होगा। फिर उसके बाद सेविंग भी चेंज होगा। इस तरीके से लिखना। अभी जो पहला राउंड में फॉर एग्जांपल जो हम लोग का इनिशियल इन्वेस्टमेंट जैसे हम लोग एज्यूम किया वो कितना है 1000। अगर इन्वेस्टमेंट 1000 चेंज होता है तो इससे क्या हो जाएगा, इनकम भी 1000 चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद ये जो कंजम्पशन इसमें कितना दिया है 0.8%, दैट मीन्स 80% कंजम्पशन है। अभी 1000 का 80% कितना है 800 और रिमेनिंग 20% तो चला जाएगा ये सेविंग में। फिर सेकंड राउंड में क्या होगा, जैसे यहाँ में कंजम्पशन 800 है तो कंज्यूम किया तो वो एक्सपेंडिचर किया, दैट मीन्स एक आदमी का एक्सपेंडिचर दूसरा का इनकम है। तो सेकंड राउंड इंक्रीज जो चेंज इन इनकम कितना होगा वो 800 होगा। फिर अभी सेम प्रोसेस शुरू हो जाएगा। फिर 800 का 80% कंजम्पशन किया जाएगा, कितना होगा 640। फिर उसके बाद जो 20% जो सेविंग कितना होगा वो 160। इस तरीके से ये प्रोसेस चलते रहेगा तब तक ये प्रोसेस चलते रहेगा जब तक ये जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट और ये जो चेंज इन सेविंग टोटल आता है वो बराबर नहीं हो जाता है। फिर इसको फाइनली ऐसा करके आपको लिखना है, ऐसा करके नीचे में लिखना है दिस process will continue till change in investment equal change in saving, ऐसा करके लिखना है। फिर उसके बाद लिखना है द फाइनल इंक्रीज इन इनकम, फाइनल इंक्रीज इन इनकम इक्वल, अभी हम लोग को मालूम है फाइनल इंक्रीज इन इनकम का फॉर्मूला क्या होता है, या चेंज इन इन्वेस्टमेंट इनटू मल्टीप्लायर। अभी मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना हमें मालूम है, क्या का वैल्यू कितना होता है, क्या इक्वल अभी एमपीसी दिया है तो क्या इक्वल 1/1 माइनस एमपीसी होता है। अभी एमपीसी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 माइनस 0.8, दैट मीन्स कितना हुआ 1 डिवाइडेड बाई 0.2, दैट मीन्स कितना होगा ये 5 है। मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना है 5। अभी फाइनल इंक्रीज इन मनी पता चल जाएगा। चेंज इन इन्वेस्टमेंट, इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हुआ था 1000, अभी मल्टीप्लायर का वैल्यू कितना मिला 5। अभी फाइनल इंक्रीज इन मनी कितना है टोटल 5000 करोड़। इस तरीके से ऐसा न्यूमेरिकल क्वेश्चन से दे के हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर आराम से दे सकते हैं। अभी फाइनली कितना इंक्रीज हुआ, अभी इसको अगर हमें लिखना है तो कैसा करके लिखेंगे, इसमें जो यहाँ में जो चेंज इन इनकम टोटल कितना हो जाता है ये 5000। फिर उसके बाद चेंज इन कंजम्पशन, ये जो चेंज इन कंजम्पशन मतलब उसका 80% कंजम्पशन है तो वो कितना होगा 4000। फिर उसके बाद जो हम लोग का सेविंग, जो ये सेविंग जो 20% है वो जैसे 5000 का 20% कितना होगा
1000। तो जैसे यहाँ में 1000, यहाँ में हो गया 1000 और यहाँ में हो गया 1000, ये दोनों बराबर हो गया, ये बराबर हो गया, इसका मतलब है कि ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसलिए ये लिखा हुआ है दिस प्रोसेस विल कंटिन्यू टिल चेंज इन इन्वेस्टमेंट इक्वल चेंज इन सेविंग। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर दिया जा सकता है। फिर अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, क्या दिया है देखते हैं। इन 1990s on advice of RBI, the government of India took a decision of hypothecation of gold reserve to different nations। ये स्टेटमेंट दिया हुआ है। अभी in the light of the above statement, discuss briefly the role central government as banker, agent and advisor to the government। इसका रोल बस ये सेंट्रल बैंक का रोल ये किस रूप में दिखाना है, एज ए बैंकर, एज एन एजेंट और एज एन एडवाइजर के रूप में दिखाना है। अभी कैसे लिखना है देखते हैं। सबसे पहला बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये जो पहला जो रोल है इसका, एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक क्या फंक्शन परफॉर्म करता है देखते हैं। द सेंट्रल बैंक एक्ट एज गवर्नमेंट्स प्राइमरी बैंकर मेंटेनिंग इट्स अकाउंट्स एंड होल्डिंग इट्स फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, ये पहला काम है। फिर एंड इसका अंदर में क्या क्या किया जाता है आरबीआई के द्वारा। दिस इंक्लूड्स रिसीविंग डिपॉजिट्स फ्रॉम द गवर्नमेंट, मेकिंग पेमेंट ऑन इट्स बिहाफ लाइक सैलरीज, पेंशन एटसेट्रा एंड मैनेजिंग गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इट ऑल्सो मैनेजेस पब्लिक डेब्ट इंक्लूडिंग issuing government bonds and managing interest payments, ये एज ए बैंकर टू द गवर्नमेंट। फिर देखते हैं एज एन एजेंट ऑफ द गवर्नमेंट क्या है। द सेंट्रल बैंक एक्ट्स एज एन एजेंट फॉर द गवर्नमेंट इन वेरियस फाइनेंशियल मेथड्स, क्या क्या है ये सब। दिस इंक्लूड्स मैनेजिंग द गवर्नमेंट फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स, फिर उसके बाद इम्प्लीमेंटिंग एक्सचेंज कंट्रोल पॉलिसीज, फिर उसके बाद इट में ऑल्सो बाय एंड सेल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ऑन द ओपन मार्केट टू इन्फ्लुएंस इंटरेस्ट रेट्स एंड मैनेज द मनी सप्लाई, ये हो गया एजेंट टू द गवर्नमेंट। फिर उसके बाद आता है एडवाइजर टू द गवर्नमेंट। अभी एज एन एडवाइजर टू द गवर्नमेंट क्या रोल प्ले करता है आरबीआई। द सेंट्रल बैंक प्रोवाइड्स एक्सपर्ट एडवाइस टू द गवर्नमेंट ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल मेथड्स। दिस इंक्लूड्स एडवाइजिंग ऑन मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी एंड अदर एरियाज दैट इम्पैक्ट द इकोनॉमी। ये सब हो गया आरबीआई का रोल, ये क्वेश्चन का अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, देखते हैं ये कैसे सॉल्व किया जाता है। एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एग्री डिमांड इन एन इमेजिनरी इकोनॉमी, क्या क्या दिया। ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 200 करोड़, फिर इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू दिया है 5, फिर लेवल ऑफ इनकम दिया है 400 करोड़, फिर ऑटोनोमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितना दिया है 50 करोड़। अभी हम लोग को मालूम है एग्री डिमांड इक्वल क्या होता है। एग्रीगेट डिमांड इक्वल हम लोग को मालूम है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट होता है। अभी इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो ये कंजम्पशन दो भागों में डिवाइड होता है। एक है ऑटोनोमस कंजम्पशन प्लस इंड्यूस कंजम्पशन, दैट इज BY प्लस I। फिर अभी ये जो B है ये MPC है, लेकिन हम लोग का क्वेश्चन में MPC नहीं दिया है। सबसे पहले हम लोग MPC का वैल्यू को कैलकुलेशन करते हैं। अभी क्या दिया है, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर का वैल्यू 5 दिया है, मतलब अभी MPC कहाँ से मिलेगा हम लोगों को, क्या इक्वल 1/1 माइनस MPC। अभी मल्टीप्लायर का वैल्यू हो गया 5 इक्वल 1/1 माइनस MPC। फिर अभी 5 इंटू 1 माइनस MPC इक्वल होता है 1, दैट इज 5 माइनस 5 MPC इक्वल 1, दैट इज माइनस 5 MPC इक्वल 1 माइनस 5। दैट मीन्स फिर ये माइनस 5 MPC इक्वल 1 माइनस 5 कितना होता है, -4 होता है, -4 होता है। फिर उसके बाद अभी हम लोग माइनस माइनस को हम लोग क्या करेंगे, माइनस माइनस को हम लोग कैंसिल करेंगे। फिर अभी MPC इक्वल कितना होता है 4/5। MPC इक्वल कितना होगा अभी 4/5 मीन्स 0.8। MPC का वैल्यू कितना है 0.8। अभी वैल्यू को खुद अप करते हैं। जो C बार ऑटोनोमस कंजम्पशन कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, प्लस MPC का वैल्यू कितना दिया है 0.8 दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ में क्या दिया है, फिर इनकम कितना दिया है इंटू 4000 दिया हुआ है। फिर I का वैल्यू कितना दिया है, इन्वेस्टमेंट का वैल्यू 200 करोड़, ऐसा करके फिर इसको सॉल्व कर लेते हैं। 50 प्लस दैट इज 4000 इंटू 8 कितना होता है 3200 प्लस इसमें 200 दैट इज कितना होगा अभी 3450 करोड़, ये हो गया एग्रीगेट डिमांड। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, सपोज देयर आर ओनली 3 फर्म्स इन अ हाइपोथेटिकल इकोनॉमी दैट इज
and C. During a given period of time, the following transaction were undertaken by them. क्या क्या ट्रांजेक्शन हुआ कि इसमें क्या है, फार्म A sold goods worth ₹2000 to B. दैट मीन्स फार्म का ये पहला क्या है, ये पहला सेल होगा, फार्म का पहला सेल। बी को सेल किया और किसको सेल किया, सी को सेल किया 1200 का, ये सेल किया 1200 का। फिर अभी उसके बाद देखते हैं बी सोल्ड गुड्स वर्थ ₹1100 टू फार्म है, तो ये बी का सेल होगा ये पहला, और किसको सेल किया, सी को सेल किया 3500 का, ये आ गया बी का सेल। फिर अभी सी किसको सेल किया, फार्म सी सोल्ड टू हाउस होल्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन, तो ये हो गया सी का सेल हो गया, ये हो गया। अभी ये सबको टोटल करेंगे तो टोटल तीनों फार्म का सेल्स कितना हो जाता है, ये 13,500। फिर अभी इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अभी देखते हैं एन ने किससे खरीदा। आप देखिए इधर, अभी इधर में लिखा हुआ है बी ने किसको सेल किया, ए, दैट मीन्स ए ने बी से खरीदा, दैट मीन्स वो हो गया इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये इधर है। फिर अभी बी ने किससे खरीदा, अभी देखते हैं यहाँ में, ये देखिए ए ने बी को सेल किया, दैट मीन्स वो बी ने ए से खरीदा, तो ये सेम ये होगा बी का इंटरमीडिएट कंजम्पशन। फिर उसके बाद देखते हैं सी ने किससे खरीदा, अभी देखते हैं सी ने बी से खरीदा 1200 का, ये हो गया। फिर सी ने और किससे खरीदा, ये बी से भी खरीदा, वो 3500। फिर अभी टोटल इंटरमीडिएट कंजम्पशन होता है 7800। फिर उसके बाद अभी हम लोग को अगर वैल्यू एडेड निकालना है तो दैट मीन्स ये वैल्यू आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन, ये ए का वैल्यू एडेड, ये बी का वैल्यू एडेड, ये सी का वैल्यू एडेड। तो अभी टोटल अगर हम लोग प्लस करेंगे तो कितना हो जाता है 5700, ये टोटल वैल्यू एडेड। फिर अभी हम लोग को कैलकुलेशन क्या करना है, एनडीपी एट मार्केट प्राइस। अभी जीडीपी से अगर हम लोग डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ये एनडीपी एट मार्केट प्राइस हम लोगों को मिल जाएगा। फिर इसमें दिया हुआ है एज्यूमिंग डेप्रिसिएशन कितना है, डेप्रिसिएशन का वैल्यू 120, दैट मीन्स जीडीपी एंड मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन करने से ये आता है आंसर। ये बहुत सारे बच्चों को ऐसा टाइप ऑफ क्वेश्चन में थोड़ा सा प्रॉब्लम तो फेस होता है, बट अच्छे से आपको समझना है किसने किसको सेल किया और किसने किससे खरीदा है। ये चीज़ को ऐसा करके टेबुलर फॉर्म में आप लोग अच्छे से लिख लीजिए, फिर उसके बाद कन्फ्यूजन का कोई मतलब प्रॉब्लम ही नहीं आएगा, आप लोगों का कन्फ्यूजन बिल्कुल होगा ही नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, देखिए एक्सप्लेन द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ 2000 न्यू स्कूल्स प्रोवाइडिंग हाई क्वालिटी एजुकेशन इन अ नेशन ऑन जीडीपी एंड वेलफेयर इन एन इकोनॉमी। दैट मीन्स अगर ये 2000 नया स्कूल जो हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेगी, तो अगर ऐसा स्कूल कंस्ट्रक्शन किया जाता है तो इसका लाइकली इम्पैक्ट जीडीपी में क्या होगा और काउंट्री का वेलफेयर में क्या होगा। अभी देखते हैं ये सब क्वेश्चन को कैसे लिखा जाता है। ये हमें दिया हुआ है, द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2000 न्यू स्कूल्स में इम्पैक्ट द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट पॉजिटिवली इफेक्ट करेगा, एज कंस्ट्रक्शन जनरली अट्रैक्ट्स हायर इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट होगा तो जीडीपी बढ़ेगा, इन एन इकोनॉमी एंड में लीड टू एन इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, तो इससे जीडीपी बढ़ेगा। इट में लीड टू प्रोविजन ऑफ हाई क्वालिटी एजुकेशन, अगर हाई क्वालिटी एजुकेशन अगर प्रोवाइड किया जाता है इससे क्या हो जाएगा, नॉलेज एनहांस होगा, एनहांसिंग नॉलेज skills, efficiency and increasing civic engagement. That means consequently the well-being of the citizen will increase. That means अगर ऐसा होता है तो हम लोग जीडीपी में पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा और इनफैक्ट हम लोग का वेलफेयर में भी पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगा, ये जो एक्शन गवर्नमेंट के द्वारा अगर अंडरटेक किया जाता है तो। क्वेश्चन ये तो बहुत ही सिंपल है, क्या दिया हुआ देखते हैं, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल जीडीपी एंड नॉमिनल जीडीपी। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। रियल जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ इकोनॉमी व्हिच इज मेजर्ड एट ए बेस ईयर। जब भी जीडीपी को बेस ईयर का प्राइस को लेके मेजर किया जाता है वो क्या होता है, रियल जीडीपी। व्हेयरएज नॉमिनल जीडीपी ये वो जीडीपी होता है जो जीडीपी कौन सा प्राइस में कैलकुलेशन किया जाता है, करंट ईयर प्राइस में कैलकुलेशन किया जाता है। इसमें नॉमिनल जीडीपी इज द मनी वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द डोमेस्टिक टेरिटरी of an economy measured at a current year prices। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, एज पर न्यूज रिपोर्ट डेटेड अप्रैल 11, 2023 एक न्यूज रिपोर्ट दिया है, देखते हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल्स क्रॉस्ड 1 मिलियन मार्क्स इन फिजिकल ईयर 2023। ये एक न्यूज रिपोर्ट है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का जो सेल्स है वो कितना क्रॉस हो गया, 1 मिलियन क्रॉस हो गया फिजिकल ईयर 2023 में। तो अभी क्वेश्चन क्या है, एनालाइज इट्स इम्पैक्ट ऑन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। जीडीपी में इसका क्या इम्पैक्ट होगा और वेलफेयर में क्या इम्पैक्ट होगा। अभी देखते हैं इसका आंसर कैसा होगा। ये देखिए आंसर कैसा करके दिया हुआ है, वो सिंपल सा बात है, क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर ज़्यादा से ज़्यादा उसका सेल्स या तो प्रोडक्शन इंक्रीज होता है तो इससे क्या होता है कि पोल्यूशन फैलता नहीं है, ये तो एक है। और अगर इसका सेल्स ज़्यादा होता है तो सेल्स मीन्स इनकम बढ़ेगा तो क्या होगा, जीडीपी इंक्रीज होगा। और ऊपर से ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अगर रन होता है तो इससे क्या होगा, जो
एयर पोल्यूशन होता है वो कम हो जाएगा, एयर पोल्यूशन कम होगा तो लोग कम बीमार पड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, वेलफेयर में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। अभी सीबीएसई मार्किंग स्कीम में दिया कैसे है देखते हैं। इधर देखिए, द increased sales of electric vehicles is expected to have positive impacts on both GDP and welfare. An increase in the sale of electronic vehicles directly contributes to the value addition in the GDP of an economy. Moreover, electric vehicles are eco-friendly as they do not produce pollutants and are energy efficient. Consequently, the well-being of the citizen will increase, thereby creating positive externalities. ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का अभी हम लोग लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या दिया हुआ है। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया, इसमें थोड़ा आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट मार के रखिए क्वेश्चन पेपर को, फिर उसके बाद जो क्वेश्चन दिया हुआ है आप लोग ट्राई कीजिए सॉल्व करने के लिए। अभी इतना अगर मैं इसको रीड आउट करूँगा तो टाइम लगेगा, आप लोग उसको पढ़ लेना। तो क्वेश्चन क्या दिया है देखते हैं अभी। डिस्क्राइब हाउ द गवर्नमेंट्स रोल इन प्रोवाइडिंग पब्लिक गुड्स इम्पैक्ट कम्युनिटी वेलफेयर। अगर गवर्नमेंट पब्लिक गुड्स प्रोवाइड कराता है तो इससे क्या होता है कि हम लोग जो कम्युनिटी वेलफेयर में इसका क्या इम्पैक्ट होगा। अभी इसका आंसर कैसा करके दिया हुआ है देखते हैं। इसमें दिया है पब्लिक गुड्स रेफर्स टू दोज गुड्स एंड सर्विसेज व्हिच कैनॉट बी प्रोवाइडेड बाय द मार्केट मैकेनिज्म। वो पब्लिक गुड्स क्या है, मार्केट के द्वारा या तो प्राइवेट सेक्टर के द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जा सकता है। द गवर्नमेंट्स प्रोविजन फॉर पब्लिक गुड्स एंश्योर्स द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स दैट कैन बी कलेक्टिवली कंज्यूम बाय द पब्लिक वेलफेयर ऑन, ये क्या है इसमें ऑन, इसमें दिया हुआ है देखते हैं, ये दिया है ऑन consumption of goods does not reduce the amount of available for consumption of other goods। तो मालूम है पब्लिक गुड्स वो सब गुड्स होता है नॉन राइवलरी इन नेचर होता है, नॉन एक्सक्लूसिविटी नॉन राइवलरी होता है, एंड सो सेवरल पीपल कैन एंजॉय द बेनिफिट्स दस प्रोमोटिंग कम्युनिटी वेलफेयर। दैट मीन्स लोग वेलफेयर में और लोग जो क्या होता है पब्लिक गुड्स अगर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराते हैं तो इससे हम लोग का कम्युनिटी का वेलफेयर इंक्रीज होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, डिफाइन फ्री राइडर। फ्री राइडर क्या है, एक्सप्लेन द चैलेंजेस पोज्ड बाय द फ्री राइडर्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक गुड्स। फ्री राइडर का प्रॉब्लम क्या होता है, वो लोग पब्लिक गुड्स का सर्विस को एंजॉय करते हैं विदाउट पेइंग एनीथिंग, यही चीज़ को बोला जाता है फ्री राइडर प्रॉब्लम। अभी देखते हैं क्या है, नॉन पेइंग यूजर्स ऑफ पब्लिक गुड्स आर नोन एज फ्री राइडर्स। पब्लिक गुड्स का फैसिलिटी तो ये लोग एंजॉय करते हैं, बट क्या होता है इसके बदले में ये लोग गवर्नमेंट को कुछ भी पे नहीं करते हैं। नाउ पीपल डू नॉट पे फॉर पब्लिक गुड्स एज दे आर अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है टू वन एंड ऑल। द government must intervene to provide such non-exclusive goods as these goods are not owned by individuals. Thus the financial burden of public goods is borne by the government। तो ये पब्लिक गुड्स प्रोवाइड करने का जो फाइनेंशियल बर्डन होता है ये किसके द्वारा बियर करना होगा, ये गवर्नमेंट के द्वारा ही बियर करना होगा। तो ये हो गया पूरा का पूरा ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो मार्किंग स्कीम है, जो क्वेश्चन है। और आज के ये जो वीडियो में मैं आप लोगों को सिर्फ यहाँ तक ही मैं दे रहा हूँ मार्किंग स्कीम में जो आंसर है ये आप तो ओनली ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मार्किंग स्कीम मैं आप लोगों को दूंगा। तब तक के लिए आप लोग नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कीजिए, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।